जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। दोस्तों, 11 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक जो भी हम इस हफ्ते में इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखने को हमें जो मिलते हैं, जो भी खबरें हैं जो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, उसको आज के हम क्लास में करेंगे डिस्कस। और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो यहाँ पे फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, उसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, फिर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इस सेशन को कर लिया तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कंपाइल्ड करके जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं आपके लिए मैं लाता हूं करंट अफेयर के। ठीक है दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी है रोज सुबह आपको आना है 9:30 बजे और यहाँ पे डेली करंट अफेयर सेशन का पूरा फायदा उठाना है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको दिया था होमवर्क और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने उसका जवाब भी दिया होगा। क्या था सवाल? टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग ही था। दोस्तों, हाल ही में शायदरी टाइगर रिजर्व ये दोस्तों भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? और दोस्तों, उम्मीद रखता हूं आपने इसका जवाब दिया होगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का एरिया जो है महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो छत्रपति शिवाजी महाराज जी सिर्फ महाराष्ट्र के, चलो आप बोल सकते हो, बट भाई साहब वो पूरे भारत के ही है। चलो अब बात करते हैं दोस्तों टाइगर रिजर्व की। तो दोस्तों ये एक्चुअली में एक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और साथ ही साथ एक जो आप कह सकते हो नेशनल पार्क था, उसी के यहाँ पे कंपाइलेशन बोल सकते हो। इनका यहाँ पे एकत्रित करने से ही हमें ये एक टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। इसकी दोस्तों फॉर्मेशन की बात करूं तो दोस्तों ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पे, कब था वही टाइम आपका 2007 का। हाँ ठीक है, 2007 की बात करें तो दोस्तों ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है साइद्री का, नंबर 1। नंबर 2, कौन से यहाँ पे सेंचुरी और साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल पार्क से मिलन से ये आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर 1 और दूसरा यहाँ पे चंदोली का जो नेशनल पार्क है, इन दोनों को मिलाकर ही दोस्तों साइद्री टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कहां पे है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का एरिया देखा जाए तो बहुत ही लश ग्रीन, कई सारे आपको नए स्पीशीज देखने को मिलते हैं, चाहे फ्लोरा का हो फोना का हो, तो उसी एरिया में देखोगे तो आपको साइद्री रेंजेस में ही ये टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। इतिहास की दोस्तों बात करूं तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज में अगर देखा जाए, जो उनके किला हुआ करता था, है ना, जो फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलता था वो आपको साइद्री रेंज में ही देखने को मिलता था। कई सारे आपको तालाब भी देखने को मिलते हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट है इसी रिजर्व के अंदर। जैसे देखोगे शिव सागर का हो गया और साथ ही साथ वसंत सागर का हो गया, ये कई सारे आपको रिजर्वायर भी वहां देखने को मिलते हैं। तो ये होमवर्क का सवाल था और महाराष्ट्र इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलो अब यहाँ पे पहला सवाल आपके स्क्रीन में यह है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाल ही में दोस्तों डॉल्फिन एम्बुलेंस ये एक सेवा शुरू की है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। आपको मुझे बताना है कि ये कौन से मिशन के अंतर्गत ये एक इनिशिएटिव उठाया गया है, जल्दी बताइए। बहुत ही आसान इसका है जवाब, उम्मीद रखता हूं आप इसका बड़े फट से आंसर दे दोगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये है दोस्तों, दैट इज मिशन गंगा के अंतर्गत। ठीक है, क्लीन गंगा प्रोग्राम, अगर आपको याद हो मोदी जी ने 2014 में ही 2014 की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो तब से हमें देखने को मिलता है नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, ये हम सबको याद है और उसी के अंतर्गत देखोगे तो आपको नेशनल क्लीन गंगा मिशन देखने को मिलता है ना। और यहां पे देखो बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है, मिशन गंगा की बात करते, क्लीननेस की बात करते, बट हजारों करोड़ अभी वर्ल्ड बैंक से भी हमने लिया था रिसेंटली। बट ठीक है, परफॉर्मेंस तो अच्छी हो रही है बट उतना इंपैक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा अभी भी। चाहे यमुना हो गई या फिर गंगा हो गई, वो भी दोस्तों क्या है, आपको अभी भी गंदी ही देखने को मिलती है। ठीक है, बट यहां पे डॉल्फिन की बात करूं, गैगनेटिक डॉल्फिन भारत का देखा जाए तो वाटर एनिमल आपको नेशनल लेवल का देखने को मिलता है। इसी के प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के रिगार्डिंग ये दोस्तों एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ठीक है, याद रखना। और यहां पे बात की जाए लगभग 1 करोड़ का इसका पूरा है दोस्तों बजट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहां पे अगर मैं इस पूरे टाइटल की बात करूं, क्या इसको नाम रखा गया है इस पूरे मिशन का, इस सेवा का, तो दोस्तों ये है एडवांसिंग रेस्क्यू सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रैंडेड गैंजेस रिवर डॉल्फिन्स। ठीक है, डॉल्फिन को यहां पे प्रोटेक्शन देने के लिए ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। अगर यहां पे इनिशिएटिव की बात की जाए दोस्तों, तो ये दोस्तों नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो यहां पे बात करता है कि हमें गंगा को क्या करना है, हमें क्लीन करना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला हमें कौन सा सवाल देखने को मिलता है, जल्दी से बता दीजिए। चलो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल्चर के रिगार्डिंग है, तो इसको ध्यान से सुनना है ना। तो हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे इवेंट के आप कह सकते हो पार्टिसिपेंट भी थे। हाल ही में बोडोलैंड महोत्सव या फिर बोडोलैंड फेस्टिवल, हाल ही में दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ, इस पूरे फेस्टिवल का मोदी जी ने किया था। आपको मुझे बताना है कि दोस्तों इवेंट कहां पे हुआ था, जल्दी बताइए। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ये है दोस्तों भारत का जो राजधानी है जिसका नाम है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपको ये बोडोलैंड का महोत्सव देखने को मिलता है और मोदी जी क्या करते दोस्तों, इसका उद्घाटन करते। ठीक है, बोडोलैंड की बात करूं, ये आपको असम के रीजन में देखने को मिलता है कि ऐसा टेरिटरी है जहां पे जो बोडो कम्युनिटी है वो रहती है। कई सारे आपको अदर रीजन्स भी देखने को मिलेंगे, वो तो हम बात करेंगे। और इनका अपना एक सभ्यता है, इनकी अपनी एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको ये फॉलो करते हैं। और अगर आपको याद होगा 2020 में हमने बोडो कम्युनिटी के साथ भारत सरकार ने पीस अकॉर्ड भी साइन किया था, जिसमें बात रखी गई थी कि बोडो कम्युनिटी को हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे और जो भी उनके कल्चर ट्रेडिशन को फ्लरिश करने के लिए जो भी सुविधा होगी वो भारत सरकार, असम सरकार करेगी। ठीक है, असम सरकार के बीच हुआ, भारत सरकार के बीच हुआ, और बोडो कम्युनिटी की जो भी हमें यहाँ पे फ्रंट्स में जो लोग देखने को मिलते हैं एसोसिएशन में, उनके बीच हमें ये अकॉर्ड देखने को मिलता है। अच्छी बात है भाई, हर कम्युनिटी को यहाँ पे इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये 15 से 16 नवंबर में अगर आप देखोगे ये पूरा इवेंट चलेगा बढ़िया तरीके से, न्यू दिल्ली में देखने को मिला है। इस पूरे फेस्टिवल के अगर मैं थीम मतलब विषय की बात करूं तो इसको रखा गया है पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। ठीक है, भारत के विकास के लिए हमें हर रीजन के जितने भी कल्चर ट्रेडिशन के जो लोग हैं, हमें क्या रखना है, यहाँ पे पीस और हार्मनी, भाईचारा बना के रखना है। ठीक है, ये सेम चीज बोडो कम्युनिटी को क्या करना, हमें प्रमोट करना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ था 2020 में, ये दोस्तों बात करता है कि बोडो कम्युनिटी में हम कैसे प्रमोशन ला सकते हैं इन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन। तो ये पूरा अकॉर्ड आपको, अग्रीमेंट ही आप मान लो, जो भारत सरकार, असम सरकार और बोडो कम्युनिटी के बीच हुई थी। ठीक है, ये कम्युनिटी आपको कई जगह देखने को मिलेगी, जैसे अगर मोर प्रोमिनेंटली देखोगे तो ये आपको असम में देखने को मिलेगी। ठीक है, वेस्ट बंगाल, नेपाल और साथ ही साथ कई सारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगी। अब देखो, ये बहुत टाइम से जो बोडो कम्युनिटी है, इनका अपना एक टेरिटरी है, ये चाहते हैं कि इनका एक अलग राज्य बने। अब देखते हैं, वक्त बताएगा हमें क्या देखने को मिलेगा। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन में ये रहा, जल्दी से मुझे फटफट बता दीजिए। हाल ही में दोस्तों दिल्ली में हमें मेयर के इलेक्शन देखने को मिले 2024 के। आपको बताना है कि भाई कौन यहां पे बन गए हैं मेयर, जल्दी बता दीजिए। म्युनिसिपल लेवल के इलेक्शंस हुए दिल्ली में और यहां पे किन व्यक्ति ने मेयर मतलब महापौर का जो ओहदा है इसको यहां पे जीत लिया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है, दैट इज ऑप्शन बी। इनका नाम है महेश कुमार खिच्ची। ठीक है, और जो ये फाइट हुई थी दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी को बिलोंग रखते हैं और इनकी फाइट इनकी जो फाइट बीजेपी कैंडिडेट के साथ हुई थी, बहुत ही टफ फाइट थी। मतलब आप मान लो कि 1-2 वोट का ही फर्क था, बाकी तो बराबर ही हो गए थे लगभग। ठीक है, अगर 2 यहां पे वोट्स इनवैलिड नहीं होते तो बड़ा कंपटीशन खतरनाक ही होता, वैसे भी खतरनाक ही था। ठीक है, तो दोस्तों इनकी बात करूं तो ये दोस्तों बिलोंग रखते हैं, पहली बात कौन से वार्ड से, तो ये देवनगर, जो दिल्ली में ही आपको एक वार्ड देखने को मिलता है, वहां से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनका नाम है महेश कुमार खिच्ची, ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से जीत भी गए इस पूरे मेयर के इलेक्शन में। और साथ ही साथ बात करूं इनको टोटल वोट्स कितने मिले हैं, तो लोग 256 तो टोटल थे। ठीक है, 256 आपको टोटल वोट्स देखने को मिलते हैं मेयर इलेक्शन में दिल्ली में। ठीक है, इसमें से लगभग 133 वोट्स तो यहां पे महेश जी ने जीत लिए। इनके अगर मैं कंपटीशन में बोलूं दोस्तों, जो यहां पे खड़े थे बीजेपी कैंडिडेट, इनका नाम था दोस्तों किशन लाल जी। ठीक है, ये कौन से वार्ड से बिलोंग रखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों शकरपुर वार्ड से बिलोंग रखते हैं। इनको 130 वोट मिले, देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है। महेश जी को 133 वोट मिले और बीजेपी कैंडिडेट किशन लाल जी को 130, 3 वोट का फर्क है। 2 जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए थे, बीजेपी की भी और यहां पे आम आदमी पार्टी के भी, तो वो भी कंसीडर करने वाली बात है। ठीक है, और यहां पे बात करूं, ये तो मेयर की बात हो गई है। डेप्यूटी मेयर की बात करूं तो यहां भी आम आदमी पार्टी ने ही क्या कर लिया है, झंडा अपना लगा दिया है। इन व्यक्ति का नाम है रविंदर भारद्वाज जी। ठीक है, याद रखना, डेप्यूटी मेयर बन गए हैं। और यहां पे हुआ क्या था कि बीजेपी कैंडिडेट ने जैसे ही उनको पता चल गया कि भाई मेयर के इलेक्शन तो भाई आम आदमी पार्टी जीत गए हैं, तो इतना ज्यादा डिमोरलाइज हो गया कि उन्होंने अपना जो बीजेपी कैंडिडेट था, जिनका नाम था निधि बिष्ट, ठीक है, आप यहां पे देख भी सकते, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं। इनका नाम था नीता बिष्ट। ठीक है,
नीता बिष्ट इनका नाम था, ये बीजेपी कैंडिडेट थी, डेप्यूटी मेयर के चुनाव के लिए खड़ी हुई थी। और जैसे ही इनको पता चल गया कि भाई महेश कुमार जो आम आदमी पार्टी के हैं ये मेयर बन चुके हैं, तो यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, अपना जो कैंडिडेचर था वही विड्रॉ कर लिया। ठीक है, और बड़े आसानी से आम आदमी पार्टी के ही रविंद्र भारद्वाज जी वो दोस्तों ऐसा वाला सर्वे से, तो ये अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या है दोस्तों। बिरसा मुंडा जयंती हर साल दोस्तों हम कब मनाते हैं, जल्दी बता दीजिए। बहुत ही आसान, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल्स के लिए देखा जाए, खासकर जो मुंडा छोटा नागपुर के एरिया में देखने को आपको मिलेंगे, उनके लिए इन्होंने लड़ा अंग्रेजों से। अंग्रेजों की जितनी भी फॉरेस्ट और लैंड पॉलिसीज थी जो एक किस्म से ऑपरेसिव थी, अत्याचारी थी, उसके खिलाफ अगर देखो तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने लड़ा। ठीक है, 1899 से 1900 की बात है जब मुंडा रेबिलियन हमें देखने को मिलता है, और यहां पे उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। चलो बता दीजिए कब होता है दोस्तों। तो हर साल ये दोस्तों हम 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी दिवस मनाते हैं, याद रखना। और साथ ही साथ इसी दिन को हम झारखंड का फाउंडेशन डे भी बोलते हैं। ठीक है, झारखंड का जो फाउंडेशन डे होता है दोस्तों, ये भी आपको 15 नवंबर को ही देखने को मिलेगा, इनको ट्रिब्यूट देते हुए। ठीक है, झारखंड फाउंडेशन डे बोल लो, या फिर जनजातीय दिवस बोल लो, नेशनल ट्राइबल डे बोल लो, बिरसा मुंडा दिवस जी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये आपको 15 नवंबर में ही देखने को हर साल मिलेगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं क्या है पूरा इसमें मामला। ठीक है, तो झारखंड की यहां पे कैसे फॉर्मेशन हुई है, पहले तो ये बिहार का ही पार्ट था, फिर वर्ष 2000 में क्या हो गया था, ये एक अलग स्टेट बन गया था। क्योंकि 1900s की अगर मैं दोस्तों बात करूं, 1900 से ही जो यहां पे ट्राइबल कम्युनिटी, जो पहले बिहार, पहले तो बिहार ही होता था, झारखंड था नहीं 2000 से पहले, तो तब के टाइम में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो यहां पे मानती थी कि हमारा अपना एक अलग कल्चर है, अलग ट्रेडिशन है, हमें रिकॉग्निशन वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, है ना, बिहारियों के थ्रू। तो इसलिए इन्होंने बहुत पहले से डिमांड रखी थी हमें एक नया राज्य चाहिए। तो इनको यहाँ पे बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो यहाँ पे 2000 वर्ष में पास हुआ था, ठीक है, इसी के थ्रू दोस्तों हमें झारखंड स्टेट देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये कब हुआ था, ये दोस्तों 15 नवंबर में ही देखने को मिलता हमें, ये पूरा जो एक्ट आपका पास हुआ था, याद रखना। और इसकी बात करें कि कई सारे आपको ट्राइबल लीडर्स तब के टाइम बहुत ही एक्टिव देखने को मिले थे, जो यहां पे बात कर रहे थे कि हमें अपना एक राज्य चाहिए है। बट अगर मैं रेफरेंस की बात करूं तो ये बिरसा मुंडा जी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो ये बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर तो है ही, नो डाउट। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो दोस्तों ये 15 नवंबर 1875 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा यहां पे गांव है, आइए बात करते हैं। इस गांव का नाम है उल्हातू, जो झारखंड में ही देखने को मिलता है दोस्तों। और यहां पे इन्होंने कई सारे मूवमेंट्स भी लाए थे रिगार्डिंग रिलीजियस फॉर्म में। अगर मैं बात करूं, इन्होंने शुरुआत की थी बिरसात। अगर बिरसात की बात करूं, बिरसात एक ऐसा रिलीजियस मूवमेंट आपको ट्राइबल कम्युनिटी में देखने को मिलता है, खासकर मुंडा जी ने ये लाया था। ये बात करते थे बहुत ही सिंपल जिंदगी जियो, क्यों यहां पे आप कर रहे हो, ड्रग अब्यूज कर रहे हो, या फिर आप अल्कोहल ले रहे हो, मदिरा वगैरह ले रहे हो, नशा कर रहे हो, गंदे तरीके से रह रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, है ना। एज अ ट्राइबल कम्युनिटी देखा जाए, इनका कहना था ये कि हमें अच्छे से लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि इसी चीज का फायदा उठा के तो अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, वो तो बोल रहे थे ना, देखो हमारा कितना अच्छा क्लास है, आप लोग कैसे हो। इसी चीज को लेते हुए तो क्या हो रहा था, कई सारे हमें कन्वर्जन देखने को मिले, और ये तो मिशनरीज के तो बहुत खिलाफ थे ये बिरसा मुंडा जी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। और यहां पे बात करूं वर्ष 2021 की बात करूं, ठीक है, 2021 की बात करूं तो यहां पे भारत सरकार ने फिर डिसाइड कर लिया था कि हम बिरसा मुंडा जी का जो दिवस है ना, उसी को हम क्या करेंगे, यहां पे नेशनल ट्राइबल डे के तौर से सेलिब्रेट करेंगे। कौन सा दिन था दोस्तों, ये 15 नवंबर का ही दिन था। ठीक है, एक जो मूवमेंट इन्होंने जो लड़ा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है मुंडा रेबिलियन, या फिर उसको बोला जाता है उल्गान मूवमेंट। ठीक है, ये दोस्तों 1999 से लेकर 2000 के बीच आपको देखने को मिला था। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 1999 कैसे आ गया, ये गलत है, ये है 1899, मैं इसको ठीक कर लूंगा, से 1900 के बीच में ये आपको रेबिलियन देखने को मिलता है, जिसको यही लीड कर रहे थे। क्योंकि तब के टाइम में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कई सारे फॉरेस्ट पॉलिसी ला रहे थे, लैंड पॉलिसी ला रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी थे, इनके खिलाफ थे कम्युनिटी के। तो इन्होंने भाई जम के लड़ा और यहां पे फ्रीडम फाइटर बन गए। चलो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए, हाल ही में दोस्तों बुकर प्राइज इनमें से किस यूके ओरिजिन की व्यक्ति को मिला है, जल्दी से बता दीजिए।
अगर यहां पे नोवेल फिक्शंस की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे प्रख्यात और सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जिसको बुकर प्राइज बोला जाता है। जल्दी बता दीजिए क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समंथा हार्वे। आइए बात करते हैं समंथा हार्वे क्या है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो, इन्होंने दोस्तों किताब लिखी थी जिसका नाम है ऑर्बिटल। ठीक है, अरे कहां चला गया, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं जरा चेक कर लूं एक बार। कहीं पे कहां चला गया, चलो कोई बात नहीं, मैं यहां पे आपको बता देता हूं अच्छे से, हमें यहां पे परेशान नहीं होना है। चलो, वैसे होता नहीं है, पता नहीं आज ही कैसे हो गया, बट बहरहाल बात कर लेते हैं इसमें। चलो, सबसे पहले इन्होंने दोस्तों एक किताब लिखी है जिसका नाम है ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल इन्होंने एक किताब लिखी है। ठीक है, और ये किताब बात करती है उस कहानी की जहां पे 6 एस्ट्रोनॉट्स दोस्तों ये जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, लगभग 6 महीने लगभग रहते हैं और वहां से ये अर्थ की ब्यूटी को देखते हैं, तारीफें करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये रियलाइज भी करते हैं कि अर्थ का जो स्थिति है वो इन इंसानों की वजह से खराब भी होते जा रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा इस किताब में हमें क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग भी बात देखने को मिलती है। ठीक है, पूर्ण तौर से तो नहीं क्लाइमेट चेंज की बात करे किताब, बट हां कंसर्न जरूर उठा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही फिक्शन वे में इन्होंने बहुत ही मजेदार तरीके से किताब लिखी है और इसलिए इनको दोस्तों ये अवार्ड दिया है जिसको बोलते हैं बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज ये दोस्तों दिया है, ये दोस्तों यूके के द्वारा हमेशा दिया जाता है। अगर मैं बात करूं, ये उन्हीं व्यक्ति को दिया जाता है जिसने किताब इंग्लिश में लिखी है, नंबर 1, ये तो पहला कंडीशन इसका। दूसरा कंडीशन है कि अगर इसे किताब इंग्लिश में लिखी है तो उसको या तो यूके में या तो आयरलैंड में, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक जगह में क्या करना है, अपनी किताब को पब्लिश करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरी जानकारी है ऑर्बिटल किताब की। बुकर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। इससे पहले देखो तो फिलिप नॉइस को अवार्ड दिया गया था 2022 का, इनको 2023 का मिला है। किसको? समंथा हार्वे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं भाई, वापस से हमें यहां पे और कौन सा इवेंट देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 तो हो गया हमारा, ये भी हो गया। चलो अब बात करते हैं अगला सवाल। हाल ही में दोस्तों किस कंट्री ने मोदी जी को एक सर्वोच्च ऑनर से सम्मानित किया है? जैसे भारत में भारत रत्न है, वैसे हर कंट्री का एक अपना एक ऑनर अवार्ड होता है, सिविलियन ऑनर अवार्ड। ठीक है, तो किस कंट्री ने दिया, जल्दी से मुझे बता दो, बताइए क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, यह है दोस्तों डोमिनिका। ठीक है, डोमिनिका इज एक्चुअली अ कंट्री, आइलैंड कंट्री नहीं बोल सकते हैं इसको, बट हां बहुत छोटी सी कैरिबियन कंट्री है। और इसी कंट्री में अगर आप देखोगे मोदी जी को यह अवार्ड मिलने वाला है, डोमिनिका ऑनर अवार्ड। ठीक है, जो भारत रत्न की तरह आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं भाई क्या है पूरा मामला, कहां पे इनको ये अवार्ड मिलने वाला है, आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि मोदी जी अभी 16 नवंबर से लेके, मतलब आज अगर आप देखो निकल चुके हैं, और ये 21 नवंबर तक देखोगे तो गायना देश तक क्या करेंगे, ये अपना विजिट करेंगे। 16 से देखोगे तो नाइजीरिया जाएंगे 16-17 को, फिर 18 से 19 जाएंगे दोस्त G20 समिट अटेंड करने ब्राजील, रियो डी जेनेरियो, फिर बाद में जाएंगे 20 से 21 कहां जाएंगे, गायना देश जाएंगे, वहां पे इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, कारण क्या है, क्यों दिया जा रहा है अवार्ड? क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने 2021 की बात करें तो कई सारे कंट्रीज को क्या किया था, कोविड-19 के टाइम में वैक्सीनेशन प्रोग्राम निकाला था, इस कंट्री को भी ये पूरी सेवा मिली थी, और इसी चीज को एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे रिकॉग्निशन के तौर पे यहां पे डोमिनिका ने बोला कि भाई साहब थैंक यू, और इसलिए हम आपको यहां पे अवार्ड दे रहे हैं, और भारत डोमिनिका रिलेशंस ऐसे ही बने रहे, इसी के रिगार्डिंग अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों कि 20 से लेके 21 नवंबर की बात करूं, ठीक है, 20 से लेके 21 नवंबर की बात करूं तो यहां पे गायना में मोदी जी देखने को मिलेंगे, कई सारे बायलैटरल मीटिंग भी होंगे, और यहां पे जो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जी, उन्होंने ही मोदी जी को बुलाया कि आइए बात करते है ना। और इसी जगह में देखोगे तो एक इवेंट भी होने वाला है जिसको बोला जाता है कैरिकॉम समिट। ठीक है, कैरिकॉम समिट की बात करें तो ये कैरिबियन कम्युनिटी, पहली बात तो इसका है फुल फॉर्म,
और जिसमें लगभग 15 कंट्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, कैरिकॉम की बात करूं तो लगभग 15 कंट्रीज देखने को मिलती है जो इसकी मेंबर है। यहां पे कैरिबियन कंट्रीज, भारत इसका मेंबर नहीं है, कैरिबियन कंट्रीज ही है। ये आपस में बात करते हैं कि हम कैसे ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करें। ठीक है, तो इसी इवेंट के थ्रू देखोगे तो यहां पे अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, देखो जैसे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अगर आपको याद होगा तो मोदी जी ने कई सारे वैक्सीन प्रोग्राम्स निकाले थे, लगभग यहां पे 70,000 डोजेज पूरे विश्व में अगर आप देखोगे ये प्रोवाइड किए थे। खासकर मैं अभी डोमिनिका की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब बोलोगे डोमिनिका आखिर है क्या, कौन सी कंट्री है? भाई हम तो पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, डोमिनिका अगर आप देखो एक आपको आइलैंड कंट्री ही देखने को मिलेगी, वो छोटी सी कंट्री है और ये ईस्टर्न साइड में देखोगे दोस्तों तो ये अटलांटिक ओशन से पूरा घिरा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट साइड देखोगे तो कैरिबियन सी से घिरा हुआ है और यहां पे देखोगे कई सारे आपको ऐसे नदियां भी देखने को मिलेगी, जैसे आप देखो लायू हो गया है, पिकार्ड हो गया है, मोलाम्बलू हो गया है, ये कई सारे आपको नदियां भी देखने को मिलेगी। कैपिटल की बात करूं तो दोस्तों ये रूसो है। अगर आपको रूसो दिख रहा होगा, दिस इज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ डोमिनिका। ठीक है, अगर बात करूं कौन सी करेंसी यहां पे चलती है तो दोस्तों ईस्ट कैरिबियन डॉलर यहां पे करेंसी चलती है। अभी के प्रधानमंत्री कौन है डोमिनिका के? तो दोस्तों इनका नाम है रूजवेल्ट स्केरिट। ठीक है, अगर बोला जाए राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, दोस्तों इनका नाम है लुइस अबिनादर। ठीक है, चलो तो ये पूरा हमने मैप स्टडी कर ली डोमिनिका की। चलो आगे बात करते। अगला सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है कि जो भी राज्य सरकार यहां पे किसी का घर डिमोलिश करेगी, उसको यहां पे पूरा निपटा देगी सिर्फ एक आरोप के आधार में, तो यहां पे यह चीज नहीं चलेगा। यहां पे उस राज्य सरकार के खिलाफ या एग्जीक्यूटिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो यहां पे इन्होंने क्या चीज निकाली है सारे राज्य सरकारों के लिए? तो दोस्तों इन्होंने गाइडलाइंस निकाली है। क्या निकाली है? ऑप्शन बी, गाइडलाइंस, मतलब दिशा निर्देश यहां पे निकाले हैं। आइए बात करते क्या है पूरा मामला। देखो यहां पे सुप्रीम कोर्ट की हाल ही में एक बेंच जिसको 2 जज लीड कर रहे थे, इनका नाम है सबसे पहले तो बी.आर. गवई। ठीक है, बी.आर. गवई की बात करते हैं। सबसे पहले बेंच में कौन कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? बी.आर. गवई और साथ ही साथ के विश्वनाथ। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के बेंच को यहां पे चेयर कर रहे थे और इनके सामने कई मामले आ रहे थे मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कि भाई एक मुस्लिम टेनेंट के खिलाफ जिसमें सिर्फ एक क्राइम का एलिगेशन था, आरोप था, उस बयां पे क्या कर दिया राज्य सरकार ने? बुलडोजर चला दी। जो बुलडोजर एक्शन हम सब बोलते हैं ना, बुलडोजर जस्टिस की बात करते हैं, उसी की बात हो रही है। तो जब ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने तो इस बेंच ने ये निर्णय लिया कि कोई भी राज्य सरकार सिर्फ आरोप के आधार में कोई बुलडोजर एक्शन या फिर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं कर सकती है। आपको मिनिमम टू मिनिमम 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा अगर आपको किसी का भी घर डिमोलिश करना है। ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, ऐसे सिर्फ आरोप आपने लगा दिया किसी पे तो ये भी चीज नहीं चलेगी। आपको क्लियर एविडेंस विथ प्रूफ देना पड़ेगा, तभी जाके, और बाद में 15 दिन का नोटिस भी देना पड़ेगा, तभी जाके आप इतना बड़ा एक्शन ले सकते हो। ऐसे नहीं कुछ भी मामला आ गया तो बुलडोजर चल रहा है, ऐसा नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा मामला हमें देखने को मिलता है और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया है कि आर्टिकल 21 हमारे भारतीय संविधान का, ये किस चीज की बात करता है? भाई राइट टू शेल्टर की बात करता है कि नहीं? कई सारे मुद्दों की बात कर, उसमें से राइट टू शेल्टर भी आता है कि नहीं? तो ऐसे कैसे आप भारत के संविधान के एक आर्टिकल को वायलेट कर सकते हो? तो ये पूरा मामला देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा तो भाई यही चीज है, 15 दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और यहां पे पूरा गाइडलाइंस बता दिया है कि राज्य सरकार को करना पड़ेगा, और अगर नहीं किया तो भैया आप ही को मुआवजा देना पड़ेगा, मतलब कंपनसेशन आप ही को पूरा देखना पड़ेगा। और कौन सी राइट की बात की गई दोस्तों? तो यहां पे आर्टिकल 21 की बात रखी गई है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन में यह रहा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। भारत की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएसयू जो ऑयल एनर्जी की रिगार्डिंग काम करती है, इसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको आईओसीएल बोला जाता है। इसमें हमें नए चेयरमैन देखने को मिलते हैं। किनको बनाया गया है जल्दी से मुझे बता दीजिए, द न्यू चेयरमैन ऑफ आईओसीएल। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरविंद सिंह साहनी जी। ठीक है, आइए बात करते हैं अरविंद सिंह साहनी जी की। क्या है इनका पूरा मामला, कितना इनका टेन्योर रहेगा, सब यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आईओसीएल की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें अब नए चेयरमैन देखने को मिले। आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अभी क्या थे आईओसीएल में? ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे।
कौन सा डिपार्टमेंट इनको मिला था आईओसीएल में? पेट्रोकेमिकल्स का डिपार्टमेंट मिला था। दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस कर लिया है? तो इन्होंने श्रीकांत माधव वैद्य जी को क्या कर लिया है? रिप्लेस कर लिया। पहले ये चेयरमैन हुआ करते थे। इनकी अपॉइंटमेंट किसके थ्रू हुई है? तो दोस्तों अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट के थ्रू हमें ये अप्रूवल मिल गया है कि भाई साहब ये बनने वाले हैं 5 साल के लिए आईओसीएल के चेयरमैन। ठीक है, इज दैट क्लियर? और यहां पे देखा जाए तो यही चीज पूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। इसे ये तो नॉर्मल चीज ही है कि भाई जो आईओसीएल है ये फॉर्च्यून 500 कंपनी के अंदर आता है, बट ये हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो जो इंपॉर्टेंट था वो हमने सारा डिस्कस कर लिया। चलो नेक्स्ट सवाल जल्दी बता दीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 16 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक किन कंट्रीज को विजिट करने वाले हैं? 16 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक ये दोस्तों किन 3 कंट्रीज को विजिट करने वाले? जल्दी बताइए। तो दोस्तों ये विजिट करने वाले हैं सबसे पहले 16 से 17 नवंबर नाइजीरिया, 18 से 19 नवंबर G20 समिट अटेंड करने जाएंगे रियो डी जेनेरियो ब्राजील, और 20 से 21 नवंबर जाएंगे गायना देश। मोहम्मद इरफान अली जो राष्ट्रपति है उन्होंने बुलाया। ठीक है, आइए बात करते हैं इस पूरे इवेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है यहां पे सही है। ठीक है, तो भाई शुरुआत कहां से होगी? तो नाइजीरिया से देखने को मिलेगी। 16 से 21 नवंबर के बीच में देखने को मिलेंगे। इन्होंने ही बुलाया है। क्या नाम है नाइजीरिया के राष्ट्रपति का? इनका नाम है दोस्तों बोला अहमद टिनुबू। और ये दोस्तों रिसेंट 17 साल में ये भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो नाइजीरिया को विजिट करेंगे और यहां पे बायलैटरल टॉक्स करेंगे टिनुबू जी के साथ। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेंगे। 18 से लेकर 19 नवंबर की बात करूं दोस्तों तो ये जाने वाले हैं G20 समिट को अटेंड करने। कहां पे हो रहा है इस बार? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। और यहां पे ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो लुला डे सिल्वा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भारत G20 ट्रोइका का पार्ट है। ठीक है, ये दोस्तों होस्टिंग कंट्रीज जैसे कॉन्जिक्यूटिव लेवल पे चलते रहते हैं वैसे बनते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा इससे पहले का जो 2023 का जो G20 समिट था वो भारत ने किया। 2024 का कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, फिर बाद में कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। ठीक है, तो जो तिगड़े बन रहे हैं ना आपके, इसको ट्रोइका बोला जाता है, जिसमें भारत भी क्या है? पार्ट है। बात करें 20 से लेकर 21 नवंबर की बात करें तो ये दोस्तों गायना जाएंगे, कैरिबियन कंट्री है। ठीक है, और यहां पे बुलाया गया है जो वहां के राष्ट्रपति है, इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत भी आए थे। ये प्रवासी भारत दिवस के चीफ गेस्ट भी थे अगर आपको याद हो 2023 में। और दोस्तों ये 1968 के बाद से मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जो गायना देश को क्या करेंगे? विजिट करेंगे। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी में अगर आप देखो तो कैरिकॉम इंडिया समिट भी होने वाला है। कैरिकॉम जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, इसका फुल फॉर्म है कैरिबियन कम्युनिटी। ये 15 कंट्रीज जो कैरिबियन की होती है ये आपस में क्या करते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बातें करते हैं। चलो अगला सवाल। हाल ही में दोस्तों इंडियन नेवी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज होने वाला है जिसका नाम है दोस्तों सी विजिल। ठीक है, सी विजिल 24 क्योंकि 2024 में हो रहा है। दोस्तों ये कौन से अभी यहां पे दिन में हो रहा है? जल्दी से बता दीजिए। तो दोस्तों ये होने वाला है 20 से लेके 21 नवंबर के बीच में सी विजिल 2024 का एक नेवल एक्सरसाइज होने वाला है। और इसका पर्पस है कि जितने भी हमारे जो कोस्टल एरियाज है हमें क्या करना है? उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको याद हो 26/11 का मामला, ठीक है, अगर हमारा कोस्टल जो अगर आप कह सकते हो एरिया है, अगर वो अच्छे से प्रोटेक्टेड होता, अच्छा उसमें यहाँ पे सर्विलेंस वगैरह अच्छे से होता, तो आपको ये देखने को मिलता है अटैक? कभी नहीं मिलता है कि नहीं? तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ पे कोस्टल एक्सरसाइज देखने को मिलता है। ठीक है, और ये दोस्तों इस साल हम चौथी बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है और दोस्तों ये लगभग 11,098 किलोमीटर्स का ये आपको तट देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको 7,000 करीब देखने को मिलता है भारत का कोस्टल किलोमीटर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे और इंटीग्रेटेड फॉर्म में यहां पे प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी आपको ये देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस। अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा एरिया होता है, पहले मैं आपको अच्छे से इसमें बता देता हूं। ठीक है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करूं दोस्तों तो इससे पहले आपको भारत का तट वाला मैप समझना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइंग बोरी है तो भाई माफ कर देना। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहां पे कोस्टल एरिया से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, कितना? 200 नॉटिकल माइल्स अगर मैं यहां पे मान के चलूं
लगभग इतने एरिया में कुछ भी समुद्र में पाया जाएगा, चाहे वो आप रिसोर्सेज बोल लो, कोई भी फॉर्म बोल लो, उसमें भारत सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, जितने भी 200 नॉटिकल माइल्स में हम यहां पे माइनिंग कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, हम यहां पे सर्च कर सकते हैं, वो हमारा है। अगर इसके बियॉन्ड जाएगा दोस्तों, अगर इसके बियॉन्ड जाएगा तो फिर बाद में वो इंटरनेशनल मामला हो जाता है। तो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि आखिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि आखिर इसमें हमें क्या क्या चीज देखने को मिलती है। सबसे पहले तो कोस्टल सिक्योरिटी हमें मेंटेन करना है, और हमें कोई भी आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आएगी तो हमें उसके रिगार्डिंग क्या करना है, प्रिपेयर्डनेस लानी है हमारी फ्रेमवर्क में, जब मैं कोस्टल एरियाज की बात करता हूं। चलो, तो सी विजिल 2024 की हमने बात कर ली है। अगला सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। बड़ी दुखद बात है कि वी कमालकर राव बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है, हाल ही में इनका देहांत हो गया है। ये दोस्तों कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे, जल्दी बता दीजिए क्या है इसका आंसर। बहुत ही आसान है, जल्दी बता दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, मृदांगम। अगर आपको मृदांगम नहीं पता तो आपका ये ना ढोल होता है ना, ढोल, कर्नाटक म्यूजिक में इसको यहां पे मृदांगनी बोला जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा इसका पूरा आप देख सकते हो आवाज आती है। और यहाँ पे जो कमलकर साहब जी थे, ये इसके बहुत ही प्रख्यात म्यूजिशियन थे, है कि नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है लगभग 88 साल की उम्र में, आंध्र प्रदेश की शहर राजमुंद्री में। ठीक है, ये कर्नाटक म्यूजिक के बहुत ही ज्यादा प्रख्यात म्यूजिशियन थे। कई अवार्ड से इनको सम्मानित भी किया गया है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। और दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली जी, अगर आपको याद हो, हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, रशिया के पहले एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इन्होंने भी क्या किया था, प्रेसिडेंट मेडल से इनको सम्मानित किया था जब ये बहुत ही कम उम्र के थे। ठीक है, जो न्यूयॉर्क में आता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो, हाँ, बट याद रखना ये दोस्तों जाने जाते हैं मृदांगम के लिए। जो मृदांगम है ना, ये ऐसा होता है, ढोल जैसा होता है। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा, जल्दी बता दीजिए। वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है, जल्दी बताइए। बहुत ही आसान, निमोनिया एक ऐसा रेस्पिरेटरी फेफड़ों की बीमारी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। होता क्या है कि लंग्स में पानी जमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इन्फेक्शन होता है ना, तो ये एक खराब बीमारी है बट प्रिवेंटेबल है, और इसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपका है सी, 12 नवंबर को हर साल हम वर्ल्ड निमोनिया दिवस हम मनाते हैं। आइए बात करते हैं क्या है इसका पूरा पर्पस, क्या था इसका थीम, सब डिस्कस करेंगे इस पूरे लेक्चर में। कंपाइलेशन हर चीज का मिलेगा इसके, अगर ये कर लिया ना तो दोस्तों आपको कोई अलग चीज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो सबसे बड़ा अवेयरनेस है कि भाई निमोनिया के खिलाफ देखो तो हमें कई सारे चीजें लानी पड़ेगी, हमें प्रिवेंशन लेने पड़ेंगे, और ये ट्रीटेबल चीज है, रेस्पिरेटरी इलनेस है बट ये ट्रीटेबल है, कई लोग को नहीं पता होता है। अगर बात करें 2024 की क्या थीम थी दोस्तों, तो ये थी एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। जहां से जड़ है वहीं पे उसे खत्म कर दो। ठीक है, ये इसका अच्छा विषय रखा गया है। कब से इसको मनाने की शुरुआत हुई वर्ल्ड निमोनिया डे की दोस्तों, तो 2009 से हुई है। ठीक है, और यहां पे बच्चों में बहुत ज्यादा निमोनिया देखने को मिलता है, तो ये पर्पस चाइल्ड निमोनिया के रिगार्डिंग ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे बात करते, नेक्स्ट बात करते, क्या है सवाल आपके स्क्रीन में। हाल ही में दोस्तों हमें मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री देखने को मिले हैं। क्या है इनका नाम, जल्दी बता दीजिए। इन्होंने दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति को हराया है जो बहुत ही बुरी तरीके से हार भी गए मॉरिशस में, जल्दी बताओ। तो दोस्तों इनका नाम है नवीन रमगुलम। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पे क्या है, सही है। तो यहां पे ये दोस्तों अब मॉरिशस के ये तीसरे बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले बात करूं तो ये 1995 से लेके 2000 तक ये पहली बार प्रधानमंत्री मॉरिशस के बने, एक आइलैंड कंट्री है। अगर आपको याद हो, हाल ही में शागोज आर्किपेलागो रिगार्डिंग भी एक बहुत बड़ा फैसला लिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कि मॉरिशस का है, क्योंकि यहाँ पे इलीगली इस आर्किपेलागो में यूके ने कब्जा रखा हुआ था, और डिएगो गार्सिया जो एक आइलैंड इसी के अंदर आता है, वो यूएस को मिलिट्री बेस के लिए दे दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप बन गए, अब देखते हैं उस पूरे यहाँ पे मामले का क्या होगा, बट ये पूरा सीन मॉरिशस का था। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे बार 2005 से लेके 14 तक भी देखने को मिलेंगे। चलो अब बात करते हैं कि इन्होंने प्रविंद जगन्नाथ को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। और दोस्तों ये जो इलेक्शन था, ये 12वां पार्लियामेंट्री इलेक्शन हमें मॉरिशस में देखने को मिलता है।
टोटल कितनी सीट्स मॉरिशस में है दोस्तों पार्लियामेंट्री के? तो लगभग 62 देखने को मिलेंगे। और भारत के साथ मॉरिशस का बहुत ही अच्छा रिलेशन है, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी आपको मॉरिशस में अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो एक रिलेटेबल फैक्टर भी आ जाता है। अब मॉरिशस की बात करते तो मॉरिशस आपको सदर्न अफ्रीका के रीजन से ही पास में, पहले मैं इसका करता हूं कलर चेंज, ठीक है, कलर चेंज करेंगे। हो गया क्या? नहीं हुआ, एज यूजुअल, पता ही था। चलो अब हो जाएगा, एक मिनट, चलो अब हो जाएगा। अब देखो सदर्न अफ्रीकन रीजन में देखोगे दोस्तों, तो यहां पे पास में सबसे पहले मेडागास्कर देखने को मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा आइलैंड कंट्री है। और इसी के बाद देखोगे तो आपको छोटा सा कंट्री मॉरिशस देखने को मिलता है। इसका कैपिटल क्या है दोस्तों? पोर्ट लुइस। इंडियन ओशन में ये कंट्री देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो मेनलैंड है, ठीक है। इसके अलावा आपको कई सारे आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे ये बात करते हैं। नंबर 1 आपको रॉड्रिक्स देखने को मिलता है, ठीक है, रॉड्रिक्स देखने को मिलेगा, एगलिगा देखने को मिलेगा, सेंट ब्रैंडन देखने को मिलेगा, जो मेनलैंड में तो नहीं आता बट मॉरिशस का ही पार्ट है। कैपिटल में बता चुका हूं पोर्ट लुइस है। सबसे पहले इसको 975 एनो डोमिनी में अरब्स के द्वारा एक्सप्लोर किया गया, फिर बाद में यहां पे पुर्तगाली भी आए, फ्रेंच भी आए, और फिर बाद में तो अंग्रेज ने क्या कर दिया, बेड़ा गर्क इनका कर दिया था अनफॉर्चुनेटली। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको हिंदुइज्म का ही देखने को मिलता है, और मॉरिशस को अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट और यहां पे पीसफुल कंट्री भी बोला जाता है। चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा, जल्दी मुझे बता दो। हाल ही में दोस्तों सोनू सूद जो एक एक्टर है, फिलॉन्थ्रोपिस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन इसके लिए जाने जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट के लिए जाने जाते हैं, किस कंट्री ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और यहां पे साथ ही साथ ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर भी बनाया है कि भाई भारत में थाईलैंड के प्रति टूरिज्म बढ़े? तो दोस्तों इस कंट्री का नाम है थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड ने यहां पे क्या किया दोस्तों, सोनू सूद को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, और साथ ही साथ ऑनरी टूरिज्म एडवाइजर भी इनको ये ओहदा मिला हुआ है। क्यों सोनू सूद? क्योंकि सोनू सूद हम सबको पता है फिलॉन्थ्रोपिस्ट है। कोविड-19 के टाइम में इन्होंने जितने भी जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको घर पहुंचाने का काम किया, फ्री बस सर्विस बस सेवा यहां पे लाई थी, तो एक बहुत बड़ा इनका योगदान है। और यहां पे दोनों चाहते हैं, सोनू सूद और यहां पे थाईलैंड का जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम है टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, ये दोनों चाहते हैं कि भारत में जो थाईलैंड का टूरिज्म है इसको हम क्या करें, इंक्रीज करें। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पे क्या है भाई सवाल, हाल ही में दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसको FIH बोला जाता है, इसके हमें नए अध्यक्ष देखने को मिले हैं, वापस से इलेक्ट हुए हैं दूसरी बार। कौन है भाई साहब ये, जल्दी बता दीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पाकिस्तानी ओरिजिन के तैयब इकरम जी। आइए बात करते हैं भाई क्या है इनका पूरा सीन। तो दोस्तों तैयब इकरम जी इससे पहले भी क्या बने थे दोस्तों, ये बने थे अध्यक्ष। कौन सा साल था तब देखोगे तो आपको ये कब 2022 में देखने को मिलता है, ठीक है। 2022 में बने थे पहली बार, इसके बाद फिर इंडियन ओरिजिन के नरेंद्र बत्रा जी बने थे, और फिर वापस से अब ये बन चुके, ठीक है। कितना इनका टर्म रहने वाला कार्यकाल, 2 साल का रहेगा। ये FIH के क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। ये दोस्तों पाकिस्तानी हॉकी टीम और चाइना के हॉकी टीम के भी कोच रह चुके हैं, और ये दोस्तों FIH के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर भी थे 2016 से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टोटल वोट्स की बात करूं तो यहां पे लगभग 126 जो यहां पे FIH के मेंबर्स है इन्होंने वोट डाला था। 126 में से तैयब इकरम जी को 79 वोट्स मिले थे, और जो इनके कंपटीशन में खड़े हुए थे इनका नाम था मार्क कॉड्रेन, इनको दोस्तों 47 मतलब कि लगभग ना के बराबर ही वोट मिले। बहुत आसानी से तैयब इकरम इसको जीत गए। अब यहां पे FIH की बात करूं तो दोस्तों ये एक ऐसा इंटरनेशनल बॉडी है जो यहां पे हॉकी इनफील्ड हो या फिर आप इंडोर बोल सकते हो और फील्ड बोल सकते हो, पूरा ये इंटरनेशनल लेवल का इवेंट करवाता है। एक अच्छी गवर्निंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में देखने को मिलेगा, और दोस्तों ये 1924 में पेरिस में इस पूरे फेडरेशन को बनाया गया था। चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा। अच्छा ये अब यहां आ गया, देखो मैं इसको ना ठीक कर दूंगा। जो समांता हार्वे वाला था बुकर प्राइस का, जो तब इसका कंटेंट नहीं था, वो इधर आ गया, बताओ ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको आप आराम से देख लेना। चलो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग यहां पे एक अच्छा सवाल है। हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप हुआ कतर दोहा में, कौन इसको जीता है लगातार, बताइए कौन जीता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है पंकज अडवाणी। इंडियन ओरिजिन के पंकज अडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीत लिया। आइए बात करते क्या है इसमें पूरी कहानी। दोस्तों इन्होंने यूके के ओरिजिन के व्यक्ति जिनका नाम था रॉबर्ट हॉल, इनको 4-2 से क्या कर दिया, हरा दिया है।
ठीक है। ये इवेंट कहां पे हुआ? तो दोस्तों ये हमें कतर दोहा में देखने को मिला और इन्होंने लगातार 7वीं बार ये दोस्तों वर्ल्ड बिलियर्ड्स का जो टाइटल है चैंपियनशिप का जीता है 2016 से। ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो यहां पे पीटर गिलक्रिस्ट जो सिंगापुर के हैं और भारत के ही, इनका नाम है सौरव कोठारी, इनको दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। पंकज अडवाणी की बात करें तो इनके और भी कई अचीवमेंट्स है। इन्होंने यहां पे 2 एशियन गेम्स भी जीते हुए हैं, गोल्ड मेडल जीता है। कहां कहां पे? एक तो 2006 का दोहा का और 2010 का ग्वांगझाऊ का। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पे सवाल, हाल ही में दोस्तों हाइती के हमें नए प्रधानमंत्री देखने को मिले हैं। क्या है इनका नाम? जल्दी से मुझे बता दीजिए, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, एलेक्स डाइडर फिट्जआइमन। ठीक है, आइए बात करते हैं कौन है ये व्यक्ति, हाइती क्या कंट्री है, क्या क्या इनके चैलेंजेस है इस पूरी कंट्री के, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे जो प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है, आप इनकी फोटो भी आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों इनका नाम है एलेक्स डाइडर फिट्जआइमन। ये दोस्तों एक कैपिटलिस्ट मतलब एक बिजनेसमैन है और ये नए बन गए हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अब क्या है ना, हाइती एक ऐसा कंट्री है जहां पे हमें रैपिड गैंग वायलेंस भी देखने को मिल रहा है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, सिक्योरिटी का इशू है बहुत ज्यादा। तो कई चैलेंजेस हाइती में देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर आप देखो इससे पहले गैरी कोनाइल, ये भी दोस्तों क्या थे, इसी सेम पोजीशन में थे और बट कुछ ही महीनों के अंदर जब ये बने थे 5 महीने के अंदर ही क्या कर दिया, इनको यहां पे निकाल दिया गया। ठीक है, तो बड़ा पॉलिटिकली इंस्टेबल स्ट्रक्चर आपको हाइती में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करें कई सारे हैं भाई, कैसे सिक्योरिटी लाएंगे, इंस्टेबिलिटी को कैसे हैंडल करेंगे। और यहां पे जो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे 2021 में जिनका असैसिनेशन भी हुआ था, इनका नाम था जोवेनेल मोइस। तब से देखा जाए ना, एसेसिनेशन के बाद से, तब से यहां पे पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी माहौल बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज इनके लिए बनने वाला है। हाइती की बात करें दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, भले पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा, बट यहां देखो तो ये ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहां पे कैरिबियन सी से क्या है दोस्तों, ये पूरा घिरा हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है ईस्टर्न साइड में डोमिनिकन रिपब्लिक कंट्री से, एक कैरिबियन कंट्री है, अमेरिका के नीचे देखने को मिलेगा। और अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो क्यूबा से घिरा हुआ है। और अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो ये दोस्तों जमैका से घिरा हुआ है। ठीक है, जमैका कंट्री से घिरा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे तो कई सारे आपको ऐसे रीजन्स देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बात करते हैं यहां पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये दोस्तों फ्रेंच बोली जाती है और यहां पे हाइती का एक अपना भी लैंग्वेज है जिसको बोला जाता है क्रियोल। कई सारे इंपॉर्टेंट आपको यहां पे पर्वत भी देखने को मिलते हैं, कई सारी श्रृंखलाएं देखने को मिलती है जिसका नाम है मैसिफ डे ला सिले या फिर मैसिफ डो नॉर्थ। ये 2 रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बॉर्डर शेयरिंग मैंने आपको बता दिया है। ये पहले स्पेनिश कॉलोनी हुआ करता था और लगभग यहां पे 200 साल तक ये लोग रूल किया करते थे, चाहे फ्रेंच हो या फिर स्पेनिश हो। कैपिटल क्या है यहां पे हाइती की? ये है पोर्ट ओ प्रिंस। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा पोर्ट ओ प्रिंस कहां पे भाई साहब, पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस, पोर्ट ओ प्रिंस, यहां पे पोर्ट ओ प्रिंस यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहां की जो करेंसी है थोड़ी यूनिक है, ये है दोस्तों गोर्दे। गोर्दे इज एक्चुअली द करेंसी ऑफ हाइती। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पे सवाल जल्दी बताइए, हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट आता है। ठीक है, और यहां पे बात रखी गई है कि इंडिया ने यहां पे टॉप 10 पोजीशन को हासिल कर लिया है। तो भाई किस कैटेगरी में किया है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन यहां पे ए, पेटेंट्स में, ट्रेडमार्क्स में और यहां पे इंडस्ट्रियल डिजाइन में। क्या फर्क है? देखो पेटेंट थोड़ा सा साइंटिफिक फील्ड में देखने को मिलता है। अगर कोई भी साइंटिस्ट कुछ इनोवेशन लाता है तो वो क्या करता है, अपने रिसर्च को पेटेंट करता है, थोड़ा साइंस से जुड़ा हुआ है। ट्रेडमार्क थोड़ा अलग चीज है। अगर कोई ब्रांड आपने बना लिया, कोई लोगो आपने बना लिया है ना, तो आप उसका ट्रेडमार्क करते हो। ये चीज थोड़ा डिफरेंस है। इंडस्ट्रियल डिजाइन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है यूनिक डिजाइन के साथ जो एक अनोखा है और उसको क्या करना है, आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर में रजिस्टर करना है। तो थोड़ा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के वजह से ये आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो तीनों में डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे। और इसी 3 कैटेगरी में भारत को यहां पे 6 पोजीशन मिला है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। आइए बात करते हैं क्या है पूरा यहां पे किस्सा। ठीक है, तो यहां पे भाई ग्लोबल 10 में तो आ गए हम आराम से। बात यहां पे है कि 2023 की बात करूं
तो जितने हमने पेटेंट सबमिट किए हैं इसी यहां पे इंटरनेशनल लेवल पे, लगभग यहां पे 64,480 हमें पेटेंट एप्लीकेशन देखने को मिले जो भारत से गए, और ये इंक्रीज हुए, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ कितनी ग्रोथ है, लगभग 15.7% की हमें पेटेंट का सबमिशन ग्रोथ देखने को मिला है, और ये लगातार देखा जाए तो दोस्तों 5वीं बार हमने डबल डिजिट को अभी तक मेंटेन किया हुआ है, ये अच्छी बात है। पेटेंट कितने ग्रांट हुए, अगर मैं 2023 की बात करूं, लगभग 149.4% का हमें पेटेंट्स का अप्रूवल मिला हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर बात करूं ट्रेडमार्क हमने कितनी फाइल्स की है दोस्तों, तो लगभग यहां पे पूरे वर्ल्ड में तो हम 4th है इस रैंक के हिसाब से, और लगभग 6.1% का हमने बढ़ोतरी ली है ट्रेडमार्क को फाइल करने में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है। जो मैंने आपको बताया भाई, इंडस्ट्री से कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, अगर आपने कोई यूनिक तरीके से बनाए तो आप उसको कॉपीराइट, मतलब कि आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। उसमें देखा जाए तो भारत ने अच्छा काम किया है। कितना, लगभग 36.4% का हमें इंडस्ट्रियल डिजाइन का हमें यहां पे एप्लीकेशंस देखने को मिले, अच्छी बात है। कौन कौन से सेक्टर्स में, तो टेक्सटाइल मतलब कपड़े में, एसेसरीज में, मेडिसिन में, हेल्थ में और कॉस्मेटिक्स में। पेटेंट टू जीडीपी रेशियो की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या मतलब है इसका, ये मतलब है कि भाई किसी भी कंट्री से कितने पेटेंट, नंबर ऑफ पेटेंट्स कितने निकले हैं, ठीक है, अपॉन उस कंट्री का जीडीपी कितना है, ठीक है, इंटू 100 कर लो, तो ये दोस्तों बात करता है पेटेंट टू जीडीपी रेशियो। इसमें भी देखा जाए तो भारत में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 144 जो पहले हुआ करती थी एक दशक पहले, अब 381 देखने को मिली है, और यहां पे साथ में एशिया का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस पूरे इंडेक्स में, ये अच्छी बात है। चलो अब बात करते हैं कि आखिर विपो, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, क्या है इसका पर्पस, कब ये बना और क्या इसका पूरा हेडक्वार्टर है। बहुत आसान भाषा में तो दोस्तों ये 1967 में इसको बनाया गया था। क्या इसका मतलब था कि भाई जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो उसको यहां पे प्रोटेक्शन और यहां पे प्रमोशन मिले। हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 193 कंट्रीज विपो के मेंबर देखने को मिलते हैं, जिसमें भारत भी है। चलो आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन में ये रहा, हर साल दोस्तों वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, मुझे जल्दी बता दीजिए। बहुत ही आसान पर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हर साल हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे, इसके अवेयरनेस के लिए यह दिन मनाया जाता है। आइए बात करते हैं क्या है इसका थीम, क्या है इसका पूरा मतलब। चलो इस साल की थीम की बात करूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है दोस्तों, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, ठीक है। और इसका मकसद है कि भाई लोगों में अवेयरनेस बढ़े कि भाई डायबिटीज सबसे पहले तो प्रिवेंटिव हो सकती है। कई सारे हमें हेल्थ के रिगार्डिंग काम करना है। जब डायबिटीज होता है तो हमें एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर से इन्हें बचना है, और जितना हो सके हमें अर्ली डायग्नोसिस करने चाहिए। कई लोग अभी भी होते हैं जो यहाँ पे सालों साल तक बैठे रहते हैं बट कभी अपना मेडिकल टेस्ट कराते ही नहीं है। भाई हर 6 महीने में कराना चाहिए, अर्ली डायग्नोस होगा तब आपका जो चांसेस है बचने का वो ज्यादा रहता है। इवन कैंसर में भी अगर आप अर्ली डायग्नोस करोगे तो आपका यहाँ पे प्रिवेंशन अच्छा रहता है। बात करो इसकी इतिहास की तो दोस्तों 1991 में इस दिन को यहां पे मनाना शुरू किया था किन 2 संस्थानों के द्वारा, तो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, इसको आईडीएफ बोला जाता है, और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह दिन मनाया गया था। बट यूनाइटेड नेशन ने कब अप्रूवल दिया था, 2006 में दिया था। यही दिन क्यों, वाई 14 नवंबर, यह भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 14 नवंबर में ही एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक बैंटिंग। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इंसुलिन की खोज की थी। पैनक्रियास हमें पता है इंसुलिन सेक्रीट करता है, और जब ये सेक्रीट करता है तो जो हमारे ग्लूकोज होते हैं उसको लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी देते हैं, मेटा हमारा अच्छा करते हैं। यही तो मकसद होता है। बट अगर इंसुलिन ही नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी, ग्लूकोज क्या काम करेगा, है कि नहीं। तभी हमें डायबिटीज देखने को मिलता है, ठीक है। और ये अगर आपने देखा होगा, ये जो ब्लू सर्कल है, ये ब्लू सर्कल लोगो है, ये एक्चुअली बात करता है एक किस्म से आप कह सकते हो कि यूनिटी की बात करता है कि हमें यूनाइट होकर क्या करना है, डायबिटीज के खिलाफ अवेयरनेस लानी है। चलो अब बात करते हैं, आपको 3 प्रकार के डायबिटीज देखने को मिलते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है। टाइप 1 की बात करें, अगर आपका बॉडी इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है तो आपका एक बेसिक स्टेज होता है डायबिटीज का, दैट इज टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज होता है कि इंसुलिन तो छोड़ो, कम तो नहीं, वो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करता है।
आपका बॉडी उसको रेजिस्ट ही कर रहा है इंसुलिन बनाने में, थोड़ा एडवांस स्टेज का ये डायबिटीज होता है और ये टाइप 2 का रहता है। कई सारे यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको भी डायबिटीज होती है और इस कैटेगरी का नाम होता है, आपने यहाँ पे देखा भी होगा, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना तभी दोस्तों डायबिटीज वुमेन को होती है। जैसे चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चा जब हो जाता है तो ये वाली डायबिटीज चली जाती है। तो ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को ही होता है। तो आई होप दोस्तों जितने भी 11 से लेकर 16 नवंबर तक इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे पूरा कंपाइल्ड करके पैकेज के साथ आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है। अब दोस्तों आपके लिए एक होमवर्क सवाल है, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने यहां पे नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउट रीच प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है जरूर शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।